मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में बेरोजगारी से संबंधित लाए गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि समय समय पर सांख्यिकीय और कार्यक्रम का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएफएल करवाया जाए। पीएसएल की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 2017-18 में बेरोजगारी पर 8.6%, 2018-19 में 9.2%, 2019-20 में 6.5%, तो वहीं 2020-21 में 6.3% रही। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक भी हर साल इस प्रकार के आंकड़े जारी करता है। आरबीआई के अनुसार बेरोजगारी दर 8.1% है। हालांकि इन आंकड़ों का कोई तय फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए विभिन्न एजेंसियों के आंकड़े भी अलग अलग होते हैं। कि जो फॉर्म भरने वाले होते हैं वो सभी के सभी अनएम्प्लॉयड नहीं होते, बल्कि एक बहुत बड़ा वर्ग उसमें अंडर एम्प्लॉयड होता है। और अंडर एम्प्लॉयड वो भी है जो आज की प्राइवेट नौकरी कर रहा है। प्राइवेट नौकरी करने वाले की भी इच्छा रहती है मैं सरकारी नौकरी में जाऊं। प्राइवेट नौकरी वाला भी एम्प्लॉयड तो है, लेकिन वो कहीं कम सैलरी पर है, उसकी वहां सुरक्षितता नहीं है। सरकारी नौकरी सुरक्षित नौकरी होती है। आज जो मैंने बताया कि 1,81,00,000 लोगों में से अगर एम्प्लॉयबल जो संख्या है वो मानो उसमें हाउसवाइफ भी अगर हम नहीं मानते हैं, स्टूडेंट भी उसमें नहीं मानते हैं, उस अनएम्प्लॉयड की टोटल संख्या 10,46,000 है। तो टोटल संख्या 10,40,000 जिन्होंने अपने आप कहा कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं। अब ये तो मेरे पास एक व्यक्ति का डाटा है, आप उसमें 10 परिवार मुझे दे दीजिए, उस 10 परिवारों का जाकर के सर्वेक्षण कर लाइए, हमें बताइए इसने गलत बताया है। गलत बताया तो भी उसी की जिम्मेदारी है। हम उसके ऊपर साइंड डॉक्यूमेंट परिवार पहचान पत्र का उससे साइन कराते हैं, साइन करा के अपलोड करते हैं। अगर गलत कोई बताएगा तो उसको निकाले तो बताएंगे ये तुम्हारा दिक्कत है। दुष्यंत चौटाला ने विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के प्रश्नों का विधानसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार वित्तायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएगी जो नई उप तहसील, उपमंडल और जिला के गठन के लिए नियम आदि तय करेगी। डिप्टी सीएम ने आगे बताया कि फिलहाल 3 मंत्रियों में एक कमेटी बनाई गई जो कि नई उप तहसील, उपमंडल आदि के गठन और गांव को शामिल करने के लिए निर्णय लेती है। ये कमेटी अपना निर्णय उपायुक्त की सिफारिश पर आगे की कार्रवाई भी करेगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के पास वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ही फिलहाल जनसंख्या का आंकड़ा मौजूद है। राज्य सरकार के पास पीपीपी का विश्वसनीय डाटा भी बन रहा है। उसी के आधार पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी अपना अगला निर्णय लेकर मंत्रियों की कमेटी को रिपोर्ट भी भेजेगी। जो जनसंख्या ली गई थी वो 2011 की थी। अब पीपीपी का डाटा आ रहा है, प्रोएक्टिव डाटा है। हमें लगभग ये अनुमान आता है कि कितनी जनसंख्या प्रदेश भर के अंदर और बढ़ी है, किस इलाके के क्षेत्रफल में ज्यादा जनसंख्या है। अब हम एफसीआर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे जो रिकंसिडर करेंगे पूरा कैलकुलेशन क्राइटेरिया कि एक सब डिवीजन, एक तहसील, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, कितने गांव, कितनी सब डिवीजन होनी चाहिए। जैसे उनकी रिकमेंडेशन आएगी उसके उपरांत जो दहीना की इनकी डिमांड है सब डिवीजन बनाने की, सरकार उसको चाहेगी। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में लैंड बाउंड्रीज के लिए कुरुक्षेत्र जिला जेल से मेंटेनेंस लेबर की आड़ में फरार हुए 3 कैदियों में से एक को पुलिस ने धर दबोचा। कुरुक्षेत्र पुलिस के हाथ से अन्य 2 कैदी रजत व साबिर अली की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीमें दबिश दे रही हैं। निरीक्षक प्रतीक कुमार ने मामले की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र जेल से 3 अपराधी साबिर अली,
रजत और रोहित किसी तरह से सुरक्षा की कुछ चकमा देकर निकल गए, जिनमें से एक रोहित पाल को कड़ी मशक्कत के उपरांत काबू कर लिया गया। अन्य दो साबर अली व रजत को भी काबू करने का दावा भी किया। अब देखना यही होगा कि ये दोनों आरोपी भी कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। कल शाम के समय हमारे को सूचना मिली थी कि जिला जेल कुरुक्षेत्र के अंदर 3 आरोपी जो चोरी के केस में बंद थे, जिनके नाम रोहित पाल, रजत और साबर अली उर्फ सोनू, जो शाहबाद के रहने वाले हैं, वो चोरी के केस जिला जेल कुरुक्षेत्र के अंदर बंद थे। शाम को गिनती के समय जब जेल प्रशासन ने जब उनकी गिनती ली बंद करने के लिए, तो उस टाइम उनको यह जानकारी मिली कि ये तीनों आरोपी जो है जेल से फरार हो गए हैं। हमारी CIE 2 की टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उन तीनों में से जो एक रोहित पाल है, जो शाहबाद का रहने वाला है, जिसने कल जेल ब्रेक की थी, उसको हमने आज अरेस्ट कर लिया है और बाकियों के ऊपर हमारी टीमें बिल्कुल तत्परता से कार्रवाई कर रही है और जल्दी ही हम उनको भी गिरफ्तार करेंगे। समालखा में सिटी ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों को उल्लंघन कर सड़क पर वाहन दौड़ाने वालों की जमकर खबर ली। बगैर नंबर प्लेट, हेलमेट, पटाखा साइलेंसर और अन्य कागजात पूरे न मिलने पर वाहन चालकों के चालान भी काटे गए। सिटी ट्रैफिक इंचार्ज राजकुमार ने बताया कि दिन भर में 80,500 का चालान काटा गया। कल से हमने ये चालानों का सिलसिला जारी किया है। इसमें काफी इको वगैरह का जमघट रहता था यहाँ दोनों स्टैंडों पे। मैंने कल 5 इको इंपाउंड की हैं, 2 का सवारी का चालान किया है, 1 रोंग पार्किंग। कितना जुर्माना सर? इनका 82,500 रुपए का जुर्माना है। आज बाइकों कई बाइकें इंपाउंड भी की गई हैं, चालान भी काटे जा रहे हैं। बाइकों वगैरह का भी चालान कंटिन्यू जारी है। जैसे हमारा बच्चे घूमते हैं, उनके बाइकों के साइलेंसर वगैरह जैसे नॉन कंपनी फिटेड साइलेंसर नहीं होते, उनका मैं चालान करता हूं। प्रदेश भर की जनता अभी कोरोना से पूरी तरह से उभरी ही नहीं थी, तो वहीं अब H3N2 वायरस ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। अब अंबाला भी इस वायरस से अछूता नहीं रहा। आपको बता दें कि सिटी सिविल अस्पताल की एक नर्स इस वायरस से संक्रमित पाई गई। नर्स की तबीयत 15 मार्च से ही खराब चल रही थी। उसे तेज बुखार के साथ गला चीरने वाली खांसी भी थी और टेस्ट करवाने के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसका उपचार भी जारी है। अधिक जानकारी देते हुए नागरिक अस्पताल की PMO डॉक्टर संगीता ने बताया कि नागरिक अस्पताल की नर्स H3N2 वायरस से संक्रमित पाई गई। पिछले कई दिनों से वे बीमार भी चल रही थी। फिलहाल उसे दवाइयां दी जा रही हैं और वे होम आइसोलेटेड भी हैं और जो भी गाइडलाइंस प्राप्त होंगी आगे उसी हिसाब से वे टेस्ट भी कराएंगी। फीवर है, कफ है उसको, तो हमारे SCC में काम करती हैं। तो कुछ दिन उनको दवाइयां देकर घर में आराम करने के लिए कहा गया, ताकि वो एक अच्छी डाइट लें, आराम करें, दवाई लें, अपना ध्यान रखें। बेसहारा पशुओं की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
लाख दवाओं के बाद भी मौजूदा समस्या हालात हैं कि शहर की मुख्य सड़कों पर दिन रात बेसहारा पशुओं का डेरा है, जो आए दिन हादसों की भी वजह बन रहे हैं। ऐसे में अब गौ सेवक जहां फिर से बड़े धरने प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं नगर निगम के डिप्टी मेयर का कहना है कि निगम अपनी अलग से गौशाला बनाने पर विचार भी कर रहा है। सर गांव वंश का सर नगर निगम के कई बार पीछे हमने देखा था न्यूज के अंदर भी कि वहां हंगामा हुआ है, कुछ संस्थाएं हैं जो पहुंची है वहां पे। उसके बाद भी आप देख लो कि इतना बुरा हाल है। ये तो अभी तो पीछे बैठी हैं, ये दिन के अंदर बाहर आ जाती है और इतना एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे। रोज किसी ना किसी का नुकसान हो रहा है। कोई नगर निगम में कोई रिपोर्ट नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। इतने ज्यादा यहाँ लोग परेशान हुए हुए हैं। अभी दिन हो चाहे शाम हो, या अभी बैठे हैं दोपहर के टाइम, शाम को और सुबह सुबह बाहर आ जाते हैं। कभी बाइक का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कार से टक्कर हो रही है। हर रोज परेशान हो रहा है। नगर निगम पता नहीं कहाँ सो के बैठा है, पता नहीं क्या कर रहा है, मगर नगर निगम का समझ नहीं आ रहा। देखिए, हमने पिछले दिनों नगर निगम कमिश्नर को लिख दिया था कि आप जल्द से जल्द इसका समाधान करें कि आवारा पशु जो है सड़कों पर इस तरह घूमते नजर न आए। अगली हमारी मीटिंग जो है वो 30 से 31 तारीख को प्रस्तावित है, बजट की मीटिंग है। उसके अंदर जो भी इस तरह के मुद्दे हैं उसको जोर शोर से उठाया जाएगा और हमारी उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द नगर निगम की अपनी गौशाला बनाएं, ताकि जो भी इस तरह की परेशानियां शहर में रह रही हैं उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। जय श्री राम जी। ऐसा जी, हमने तो कई बार नगर निगम के बाहर धरने भी लगाए और हजारों एप्लीकेशनें हमने नगर निगम को दी और सैकड़ों जो हमारे जो लोग हैं और सभी धार्मिक संस्थाएं मिलकर यहाँ पे इकट्ठे भी हुए। पशु भी बेसहारा गौवंश भी हम नगर निगम लेके गए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। और अगर ऐसा कुछ नहीं करा नगर निगम ने इन बेसहारा गौवंश के बारे में, कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करी या गौशाला नहीं बनाई। उत्तर भारत में 3 दिनों से लगातार हो रही बरसात ने किसानों को फिर से भारी नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि खेतों में खड़ी गेहूं की फसल बस पकने ही वाली थी और 15 दिनों में इस फसल को लेकर किसानों ने मंडी में पहुंचाना था, लेकिन बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया, जिसके कारण मायूस किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। किसानों का यह कहना है कि वे पिछले 2 सालों से फसल का नुकसान झेल रहे हैं। सरकार की ओर से किसानों को कोई मुआवजा भी नहीं मिल रहा। मतलब बेमौसमी बरसात के कारण हमारी सारी तकरीबन 100% ही नुकसान है फसल का। कोई फायदा नहीं हो रहा। मतलब ये बेमौसमी है, ना सरकार कुछ दे। सरसों है, सरसों रुल रही हमारी मंडियों में। सरकार का 450 रुपये रेट है, हमारी सारी 4600, 4500, 4400 रुपये भी बिक रही है। ये वो मूंगी बोई थी, इसके बीच मूंगी का बुरा हाल है, वो मतलब 100% खत्म ही हो जाएगी। कोई फायदा नहीं हो रहा। मतलब किसान की कोई मदद नहीं कर रहा, ना सरकार मदद कर रही, ना रब मदद कर रहा। गेहूं की फसल कितने दिन में कटने वाली? गेहूं की फसल बस यही मतलब 5-4 अप्रैल तक आ जाती। बस इससे मतलब ज्यादा टाइम 10-15 दिन का ही टाइम रह गया था। बस ये मतलब कट जाती है अब पूरी, मतलब पक्की भी थी अभी ये। अब दाना खत्म हो जाएगा, बस इसका कोई फायदा नहीं होगा। फसल नुकसान होगा मेरी कम से कम 15 एकड़ फसल मतलब नुकसान होगी गेहूं की। कटाई में गेहूं नीचे ही रह जाएगी, मशीन उठाएगी नहीं से। लेबर बढ़ती नहीं है, लेबर को सरकार फ्री दे रही है कणक, वो बढ़ना नहीं चाहती है। मतलब ये ना कटाई होएगी इसकी, मार के अद्धी मिट्टी रड़ेगी इसमें, अद्धी मतलब तकरीबन नुकसान ही है जी 100%। बस अब तो नहीं होगा, जो इकट्ठा हो जाएगा वो ही अपना। मैं नरेंद्र कुमार गांव जलवेड़ा से बोल रहा हूँ। यहाँ पर भारी वर्षा और तूफान आने के कारण सब फसल तबाह हो गई है और पानी भी खड़ा है। और ये 20 दिन की बात रहेगी थी बिल्कुल, तो अब सारी फसल को नुकसान हो गया। तो इसमें गवर्नमेंट को हमारे को कुछ मुआवजा देना चाहिए, नहीं तो हम लोग 4 फसलें हो गई जो नुकसान में जा रही हैं। इससे पहले गवर्नमेंट ने कोई मुआवजा वगैरह दिया? कोई गवर्नमेंट ने मुआवजा नहीं दिया। क्या नुकसान हुआ इस बारिश से? क्या हुआ? दाने में क्या आएगा? ये दाना बिल्कुल पतला पड़ेगा, जिस तरह पिछले साल पड़ा है ना, वही बरीक बीज पड़ेगा। कटाई में तो मट्टी नीचे से मट्टी आएगी फसल। पहले कितनी उम्मीद थी, अब कितनी कणक निकलेगी और अब कितनी रह जाएगी?
ये तो 20-21 क्विंटल की उम्मीद थी पहले, तो अब तो ये कहना 8-10 क्विंटल पर पहुंचेगी। अगर अम्बाला की बात, कितने फसल का तो बहुत नुकसान है और पहले से भी ज्यादा नुकसान है। इसमें जो कटाई के टाइम भी मशीन काटेगी इसको, आधी फसल तो नीचे ही रह जाएगी और इसके जिम्मेदार के पल्ले कुछ नहीं पड़ता इसके अंदर। अगर खड़ी फसल होती तो उसके अंदर दाना सब मशीन चख लेती और नुकसान तो आपके सामने ही है, जो देख लो वीडियो के क्या अंदर। सरकार से मांग करते हो? सरकार से इनको जिम्मेदारों को मुआवजा तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये बेचारे कहाँ जाएंगे, इनका खर्चा भी पूरा नहीं होता। एक खेत से कितनी फसल होती है और उसमें कितनी आने की उम्मीद है? 24-25 क्विंटल तो निकल ही जाते हैं खड़ी में। अब तो 8-10 क्विंटल भी मुश्किल से पल्ले पड़ेंगे इनके। बरसात जो हुई है उससे क्या? ये बरसात बेमौसमी हुई है और इसका 100% ही नुकसान हुआ है फसल में। पीछे सारी फसल गिरी पड़ी है और एकदम सारी टोटल ही गिर गई है। क्या है इसमें, कितना नुकसान होगा? क्या इसमें सब 80% तो नुकसान होगा ही होगा और जो नीचे कड़क पड़ी है वो थोड़ी थोड़ी सोच लगा जम न जाए, ये नुकसान हुआ है। और बारिश का पानी बहुत ज्यादा खड़ा है। कितने दिन रह गए थे अभी कटाई में मंडी में? अभी कम से कम 25-30 दिन रह गए थे। अब देखो क्या बनता है। कटाई हो गई नहीं, अभी नहीं होगी। तो क्या कुछ सरकार से मुआवजे की? हम मुआवजे की मांग करते हैं सरकार से। पहले भी हुए तो एक्स्ट्रा मुआवजा दे सकता? पहले जीरी में हुआ, छोटे बड़े पेड़ हुए, इसमें भी कोई मुआवजा नहीं मिला। देश में माता रानी के चैत्र नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए मंदिरों में नवरात्रों की तैयारियां भी शुरू हो गई। मंदिरों को खूब सजाया जा रहा है, लोगों का मंदिर में आना भी शुरू हो गया। माता के भक्तों में नवरात्रों को लेकर काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि नवरात्रि में श्रद्धालु पूजा पाठ और उपवास रखकर माता रानी को प्रसन्न करते हैं और अपनी मनोकामनाएं भी पूरी करने की गुहार लगाते हैं। हालांकि मंदिर के पुजारी ने अब की बार नवरात्रों में कम भीड़ रहने की बात की है। उनका कहना है कि बदलते मौसम के साथ कोरोना का नया वायरस H3N2 आने से लोग भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें। तो देश में माता रानी के चैत्र नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए मंदिरों में नवरात्रि की तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। मंदिरों को खूब सजाया भी जा रहा है, तो वहीं लोगों का मंदिर में आना शुरू भी हो गया। माता के भक्तों में नवरात्रि को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि नवरात्रि में श्रद्धालु पूजा पाठ और उपवास रखकर माता रानी को प्रसन्न करते हैं और अपनी मनोकामनाएं भी पूरी करवाने की गुहार लगाते हैं। हालांकि मंदिर के पुजारी ने अब की बार नवरात्रों में कम भीड़ रखने की बात की है। उनका कहना है कि बदलते मौसम के साथ कोरोना का नया वायरस H3N2 आने से लोग भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अब जो है नवरात्रों में कल से ही रश शुरू होगा। अभी लोगों ने अपना जो भी है पूजन का सामान अपना तैयार कर लिया। कल अपना जो जो घट स्थापित करके करना होगा वो करेंगे। इसके अलावा जो लोग बाहर जो चले गए हैं वो लोग भी वापस लौट के आएंगे अपने घर वालों के साथ। यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगता है और कल से नवरात्रे भी हैं। हर 6 महीने के बाद यहाँ पे नवरात्रे आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और हमें तो बड़ी खुशी है कि हम कल से हम व्रत रखेंगे, पूजा करेंगे माँ की शिष्या हूँ। मैं माँ से बहुत प्यार करती हूँ। कल से पहला नवरात्र है मेरी माता रानी का। भगवान सबको खूब खुशियाँ दे। जितनी खुशी हमारे दिल में है वैसे सबकी खुशियाँ मेरे दिमाग में डाल दे। सब बड़ी प्रेम से पूजा करें। ये मंदिर नहीं है, ये माँ साक्षात माँ देवी माता है, ये प्रकट हुई है हमारे यहाँ। इनका जो भी इनकी पूजा करेगा भगवान को सब कुछ देगा।
वारिस पंजाब वे संस्था के चीफ अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई गुरुग्राम तक पहुंच गई है। इस संस्था से जुड़े होने के आरोप में पंजाब की मोहाली पुलिस ने गुरुग्राम स्पेशल टास्क फोर्स की मदद से सरबजीत नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे पंजाब पुलिस अपने साथ ले गई। सुशांत लोक सेक्टर 43 स्थित एक सोसाइटी के फ्लैट पर संयुक्त टीम ने कार्रवाई की थी। टीम ने सुशांत लोक थाना पुलिस को भी इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए फ्लैट से सरबजीत सिंह कलसी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद टीम ने उसे हिरासत में भी ले लिया। बताया जा रहा है कि सरबजीत सिंह कलसी अपने परिवार के साथ यहां साल 2016 से रह रहा है, जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ये पंजाबी कलाकार सिद्धू मूसेवाला से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा था।